शाहदरा के शौचालय में मिला युवक का शव, अर्धनग्न हालत में था युवक। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। दो 2020 के दंगों में 2 आरोपी हुए बरी। अदालत ने कहा पुलिस ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। 2 ऑटो को लगी थी आग, चालकों को लूटा था। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार में 25 साल की शालिनी ने की आत्महत्या। मृतक के परिवार ने लगाए ससुराल वालों पर आरोप, दहेज के लिए करते थे परेशान। स्वामी दयानंद अस्पताल में समस्याओं से परेशान है लोग। अस्पताल में फैली हुई है गंदगी, अस्पताल के अंदर ही है कूड़ा घर। स्टेशनों पर सुधार करने की बात कर रही है सरकार। पूर्वी दिल्ली के स्टेशन शाहदरा को इस सुधार से रखा गया है अछूता। सरकार को स्टेशन पर भी करनी चाहिए सुविधाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। शाहदरा की सब्जी मंडी के पास बने शौचालय में आज सुबह एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आज सुबह तकरीबन 11 बजे जब यहाँ के समाज सेवी सुदेश शुद्ध शौचालय गए तो युवक को मरा हुआ देखकर तुरंत पुलिस को 100 नंबर पर कॉल की, जिसके बाद कुछ देर में पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल के बाद शव को GTB हॉस्पिटल के मोर्चरी में भेजा गया। साथ ही चश्मदीद का कहना है कि युवक अर्धनग्न हालत में था। पहले कभी इस युवक को यहां देखा नहीं गया है। कौन है, कहां से आया है, कोई जानकारी नहीं है। एक शव मिला है जो MCD का जो बाथरूम बना हुआ है पार्षदनाथ मॉल के पास में, मेट्रो स्टेशन के पास में, बिल्कुल जस्ट बाथरूम बना हुआ। बाथरूम के अंदर एक अधनंगा व्यक्ति था। दिखने में तो परिस्थिति ऐसी लग रही है जैसे कोई मांगने खाने वाला होते हैं ना, उस तरीके से है, लेकिन किसी की कोई जानकारी नहीं है कौन है क्या है, और पूरा नंगा था। तकरीबन 11 बजे के बाद में जानकारी मिली थी, 11 साढ़े 11 बजे का। फिर 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को सूचना कर दी गई। हाँ, तो सही समय पे आ गई थी पुलिस तो अपने जिस समय पे आती है, जैसे कॉल करने के 10-12 मिनट के अंदर अंदर। तो फॉरेंसिक वाले भी आ गए और अपना क्राइम भी आई है, और लोकल की पुलिस तो सबसे पहले आ गई थी तुरंत के तुरंत 5। हाँ, जब देखा तो हमने इतला की पुलिस को 11:30 बजे की। हाँ, तो पुलिस को इतला नहीं, हमने कभी नहीं देखा उसको, पहले कभी नहीं देखा हमने। जी मैडम, हमने तो ऐसे पहले कभी पता देखा नहीं है, लेकिन आज ही देखा है। तो 11:30 बजे बिल्कुल ये मादर जात वो पड़ा था नंगा, और बिल्कुल बॉडी बिल्कुल अकड़ रही थी, और इससे पहले हमने कभी इसे देखा नहीं है। ये तो मैडम जी हमें मालूम नहीं कि वो नशा करता था नहीं करता था, लेकिन वो अंदर ऐसे ही पड़ा था 11:30 बजे जब हमने देखा इसे। करकटडूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे के दौरान करावल नगर इलाके में ऑटो में आगजनी और 2 ऑटो चालकों से हुई लूट के 2 आरोपितों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सेशन जज पुलिस रामचला के कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से वीरेंद्र और रोहित को बरी कर दिया। मोहनीश हुसैन ने पुलिस को बताया था कि 24 फरवरी 2020 को वह ऑटो लेकर कालीघटा रोड पर खड़े थे, तभी दंगाई भीड़ आई और उनके ऑटो में आग लगा दी, उनसे नकदी और मोबाइल लूट लिया था। इस मामले में पुलिस ने आगजनी, लूट, दंगाई भीड़ का हिस्सा होने समेत कई धाराओं में FIR दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपित रंजीत सिंह, सोनू, वीरेंद्र और रोहित को गिरफ्तार किया था। सोनू की केस की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। कोर्ट ने रंजीत के खिलाफ कार्रवाई निरस्त कर दी थी। इन चारों पर आरोप था कि फरवरी 2020 में करावल नगर में हुए दंगे में यह दंगाइयों का हिस्सा थे। भीड़ ने 2 ऑटो चालकों के साथ लूटपाट की थी, एक ऑटो को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस की तरफ से कोर्ट में आरोपितों के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं किए गए, जिसके कारण कोर्ट ने दोनों आरोपितों को बरी कर दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार से एक मामला सामने आया है, जहां पर 25 साल की शालिनी ने चुन्नी से लटककर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं परिवार ने बताया कि शालिनी अक्सर अपने परिवार को फोन किया करती थी और बताती थी कि उसके ससुराल वाले कभी बाइक की डिमांड किया करते थे तो कभी सोने की चेन की। एक बार तो 2 लाख कैश की भी डिमांड की, और नहीं देने पर उसके नंद, नंदोई, सास और पति ज्यादा परेशान किया करते थे। परिवार ने बताया कि शालिनी के ऊपर कई बार हाथापाई भी की गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल अभी तक शालिनी की डेड बॉडी परिवार को नहीं दी गई है। इस पूरे मामले में SDM कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि शालिनी की शादी को 3 साल हुए हैं और उनका एक बच्चा भी है। शालिनी के परिवार ने कहा कि वह बच्चा भी उनको नहीं दिया जा रहा है। पुलिस उनके साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रही है। अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं।
5 दिन पहले फ़ोन आया था, लड़ाई बड़ाई चल रही है। पहले से ये कभी मोटरसाइकिल की डिमांड करते थे, कभी जंजीर की डिमांड करते, कभी पैसे भिजवाओ। फिर इन्हीं बातों में कलेशबाजी चलती रही। फिर मैं समझा गया 5 दिन पहले, मैं बेटा लड़ते ना, कोई बात ना, जो होगा हम करेंगे। फिर उसके बाद में फिर उसका वो है क्या नाम, नंदोई, तो उसने टॉर्चर करा कि हमने क्या कहा, हमने तुझसे क्या मांगा, क्या नहीं करा। तो उसके बाद में फिर हमने समझाते गए। फिर ये मतलब लड़ाई फड़ाई ना होगी। तो उसके बाद में मैं घर चला गया। मैंने आराम से समझा फिर ये उसी दिन ही फिर मतरा लगा है, किसी होटल में रुका है। होटल में रुकने के बाद में मैंने इसकी सास को फ़ोन करा, मतलब कहाँ है दामाद हमारा। वो भैया वो तो मथुरा गए। फिर इसकी सास ने, लड़की की सास ने फिर उसे फ़ोन करा कि इसके पापा का फ़ोन आया। फिर ये लौट आए होटल में से रुक कर। अच्छा ये बताइए, वहाँ पे एम्बुलेंस में मिली ले जाते हुए। मैंने कहा रुक जाओ, मतलब मेरे को आ जाने दो। नहीं, जल्दी है। शादी ऑन पर होती थी, कह रही बुआ कभी ऐसे करे। मैंने कहा बेटा अपने पापा को बता दे ना। बुआ पापा को मत बता, पापा अगर लड़ेंगे लड़ाई हो जाएगी, कुछ मत बोलो। फिर मेरे पास एक दर्जे सारे के सारे आ गए, कह रही अपने भैया को बुला। फिर मैंने अपने भैया बुलाए। फिर ये दूसरे दिन आ गए, इन्होंने खूब लड़ाई करी हमारे घर पे, मेरे ही घर पे। कह रही यहाँ आ जा। मैं कि ना मैं ना आ रही, क्या हम आ रहे हैं, ये पूरे परिवार को लेकर हमारे घर आ गए। तो वहाँ पे ये खूब लड़ाई झगड़े हुई है कि तेरी लड़की ऐसी है, तेरी लड़की ये करती है। मेरे भैया ने फिर उसे डांटा, माफ़ी मंगवाई कि बेटा गलती है, चल माफ़ी मांग ले। मेरी लड़की रोती जा रही है, नहीं बुआ मेरी कोई गलती नहीं है। फिर भी उसने माफ़ी मांगी। और कल मेरे पास फिर फ़ोन आया 9:30 बजे कि बुआ तेरी लौंडिया ने फांसी लगा ली, तेरी बुआ तेरी लौंडिया मर गई। तो आप पास में रहते थे घर के? मैं दूसरी 2 गली छोड़ के आई हूँ, तीसरी गली में। पूर्वी दिल्ली के बड़े अस्पतालों में शुमार स्वामी दयानंद अस्पताल में समस्याओं से लोग परेशान हैं। मरीजों का कहना है कि यहाँ प्रसूति गृह में एडमिट मरीज और उनके तीमारदार काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि यहाँ के बाथरूम काफी ज्यादा गंदे रहते हैं, यहाँ साफ सफाई की काफी परेशानी है। साथ ही कूड़ा घर भी अंदर ही है, जिस कारण मच्छर और गंदगी फैलती है। और सड़क की हालत भी काफी ज्यादा खराब है, जहाँ से गर्भवती महिलाएं निकलती हैं और उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। वॉशरूम की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा, स्टाफ के लिए जो यहाँ पे स्टाफ है सफाई वाला, बिल्कुल भी अपनी तरफ से करता ही नहीं है कुछ भी काम। उसका काम यही है, मॉर्निंग में एक बार काम कर दिया, दोबारा स्टाफ देखने आता नहीं है। अगर कंप्लेंट होगी तो आएगा, नहीं तो कोई नहीं आता। प्रेग्नेंट लेडी के लिए इन्फेक्शन के लिए इतना खतरा है, जिसके लिए सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी बाहर का मौसम नहीं झेल सकता, इसीलिए इन्फेक्शन से बचाना ज़रूरी है। पर इन्फेक्शन के लिए सफाई ज़रूरी है, जो ये करते नहीं है। और अभी यहाँ से आप अंदर घुसोगे लेबर रूम के लिए, रास्ता पूरा टूटा हुआ, पानी भर जाता है, मच्छर होंगे तो गंदगी भी होगी। नहीं सफाई होती है, एक टाइम सही होगी तो बाकी ऐसा ही पड़ा रहेगा। 2-4 झाड़ू मारी मूरी छुट्टी, फिर कुछ। हाँ सब टूटी पड़ी है, पानी भरे पड़े, देख लो जाके अब भी। तो डर लगता है मच्छर खा जाए, डेंगू बन जाए, कोई बीमारी बन जाए। देखना क्या कोई बीमारी बन जाए, बताओ क्या होगा। फिर हॉस्पिटल के फिर बीमार के लिए चक्कर काटो। एक मरीज तो ठीक नहीं है पाता, दूसरा तैयार हो जाए। हाँ वहाँ तो डर की बात ही है, क्योंकि जब बेबी होते हैं तो वहाँ की गंदगी साफ़ करते नहीं है। वहीं बेबी हो रहे हैं, वहीं पेशेंट को लिटाल रहे हैं, एक बेड पे 2-2 पेशेंट लेटे हुए हैं, वहीं बहुत दिक्कत होती होगी। रिक्शे में तो मुश्किल ही जाएँ तो वो ठीक है, बाकी ऑटो वगैरह से तो एक बार को जा सकते हैं अंदर, नहीं तो रिक्शे से तो बेकार ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा डर है बच्चे के लिए तो, क्योंकि बड़ा तो सह जाता है, लेकिन बच्चा थोड़ी ना सह पाएगा हर चीज़ को, और ना वो बता पाएगा कि क्या दिक्कत हुई क्या नहीं हुई है। फिर वो उसके ब्लड निकालेंगे, इतना शरीर में ब्लड भी नहीं होता बच्चे के। सरकार इन दिनों कई स्टेशनों पर सुधार करने की बात कर रही है। हालांकि पूर्वी दिल्ली के स्टेशन शाहदरा को इस सुधार से अछूता रखा गया है। ऐसे में यहाँ आए यात्रियों का कहना है कि यूं तो यहाँ सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ ठंडे पानी के वाटर कूलर की कमी है, जिसकी वजह से लोगों को ठंडे पानी के लिए काफी दिक्कतें होती है। साथ ही साफ सफाई की भी कमी है, और रात के समय लाइट की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे किसी तरह के कोई हादसे ना हो और उनसे बचाव भी हो सके। इसीलिए सरकार को इस स्टेशनों पर भी सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। साथ ही स्टेशन पर महिला टॉयलेट की भी सुविधा होनी चाहिए, जिससे महिलाओं को खुले में ना जाना पड़े। कमी तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है तो काफ़ी पैसेंजर को दिक्कत होती है पानी में, कि ठंडा पानी यहाँ पे इतना मिल नहीं पाता। और जहाँ 2 जगह टंकी लगी ठंडे पानी की, तो वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो अगर 1-2 यहाँ पे टंकी लग जाए, जैसे वाटर कूलर है, तो पैसेंजर को काफ़ी आराम मिलेगा इससे। सफाई लगभग ठीक ठाक है, लेकिन इतनी क्लियर नहीं कह सकता मैं कि ज़्यादा ही ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी और स्टेशन से लगभग ठीक है। यहाँ पे लाइट रात को रहती है, लेकिन इतनी खास नहीं रहती। जैसे एक ब्राइटनेस होती है हर जगह पे, दूर से ये आदमी पर्सन चमक जाता है कि हाँ दूर से कोई आ रहा है, वैसे नहीं रहता। थोड़ा सा बड़ी लाइट अगर लग जाए यहाँ पे तो और अच्छा दिखेगा।
आरपीएफ और जीआरपी काफ़ी अच्छे रहते हैं, यहाँ पे तैनात रहते हैं हर समय। लगे तो हैं लेकिन चालू है ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमें तो इस बारे में पता नहीं। दिखाई तो देते हैं कि हाँ लगे हुए हैं, लेकिन चालू हैं, एक्टिव हैं, नॉन एक्टिव हैं, ये इस बारे में नहीं कह सकते हम। एक तो यहाँ पर थोड़ा पानी की प्रॉब्लम है, और दूसरा एक सर्च लाइट टाइप की जो होती है बड़ी लाइट, वो लग जाए, जिससे कि कुछ यात्री जो इस गेट से निकलते हैं उनको रोशनी में कोई प्रॉब्लम ना हो, पत्थर की या कोई जानवर से या कोई गलत आदमी से। और दूसरी बात, जो रेलवे का स्टाफ है वो समय समय पर प्लेटफार्म पर नज़र आता रहे। सफाई ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं है। लाइटिंग प्रॉपर, मतलब कम ज़्यादा जो उसका ध्यान रख सकें ये लोग, नहीं लगे हुए वो कम। कोई इक्के दुक्के हों तो हों, कंफर्म नहीं मुझे, बाकी अगर नहीं लगे हुए तो लगवा दिए जाएँ, मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल लगवाने चाहिए। सीसीटीवी कैमरे ज़रूरी हैं यहाँ पर। और दूसरा, ठंडे पानी के इन्होंने 2 स्टॉल लगा रखे हैं खाली, पूरे प्लेटफार्म पे एक है, 4 नंबर पे और 3 नंबर और 2 नंबर पे एक ही स्टॉल है। बिल्कुल साधन डेवलप होना चाहिए। सुबह से शाम पूरे रात 24 घंटे यहाँ से पैसेंजर चलते हैं। कई बार आपको दिखा दूँ, आप ऊपर चलिए, लेडीज़ बेचारी दूर जाके टॉयलेट करके आती हैं, आदमी इधर से देख रहे होते हैं, अच्छा नहीं लगता, उसको शर्म आ रही होती है। तो एक लेडीज टॉयलेट भी होना बहुत जरूरी है। G20 समिट के आयोजन से पहले ही हर विभाग अलर्ट मोड पर है। इसको देखते हुए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 15 साल से पुरानी गाड़ियों को उन्हीं के घर से उठाना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जिन जिन के घर से यह गाड़ियां उठाई गई हैं, उससे पहले उनकी लिस्ट भी जारी की गई। हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जब एक व्यक्ति से बात करी तो वह फूट फूट कर रोने लगा और कहा कि एक पाई जोड़कर उसने एक बाइक ली थी, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उसकी गाड़ी को उठाकर स्क्रैप में भेज दिया है और साथ ही उसको नोटिस भी दिया गया है कि उसकी गाड़ी का वेट करके उस हिसाब से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मेरी गाड़ी खड़ी है 10 नंबर के लेके कोने पर, DLS 7S AX 3760, उसे उठा के ले जा रहे हैं, उसका नोटिस नहीं मिला है। नहीं, किस बात के लिए उठा के लेके जा रहे हैं? एक्सपायर हो गई है वो। अच्छा, ये बता रहे हैं? हाँ, ये कह रहे हैं कि उसका टाइम ड्यू हो गया है, इस वजह से आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे। अच्छा, तो वो उठा लेंगे। तो कितनी दिक्कतें होंगी अब ऐसे गाड़ी उठा ली आपकी? अब दिक्कत ही दिक्कत होगी। अब गाड़ी के बिना तो आदमी अपाहिज हो ही जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये कौन उठा रहे हैं? अब ये तो कह रहे हैं कि सूरजमल बिहार के अथॉरिटी से आए हुए हैं। अच्छा। ये जो है गाड़ी उठाने के इन्हें आदेश हैं। नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, तो मेरी पास में ही मैंने मोटरसाइकिल खड़ी कर देता हूँ, ऑटो लेके चला जाता हूँ। अब ऑटो लेके आया तो बताया कि गाड़ी उठा ली है, तो मैं ऑटो को खड़ा करके फिर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी का नोटिस ही मिल जाए। तो इनको नोटिस, आपको अभी तक नोटिस नहीं? अभी नोटिस नहीं मिला। दिल्ली में G20 नज़दीक है, उसके बाद सारा डिपार्टमेंट हरकत में है। ये बात हुई गई थी कि पहले डॉग को उठाया जाएगा, लेकिन लोगों को क्या पता था कि उनका 2 पहिया वाहन जो है उठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दर्जनों गाड़ी यहाँ पर उठाई जा रही है। ट्रांसपोर्ट की डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये गाड़ी इसलिए उठाई जा रही है कि इनकी जो वैलिडिटी थी, जो 15 साल थी, वो ख़त्म हो गई है और घर को चिन्हित कर उस बाइक को बाहर निकाल कर ये स्क्रैप में भेज जाएगी। एक बाइक यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि इसकी भी जो वैलिडिटी थी वो 15 साल से ऊपर हो गई है। उसके बाद गाड़ी को इस ट्रक में लोड कर इसको पहले नरेला ले जाया जाएगा और इसको उसके बाद इसको पूरी तरीके से स्क्रैप किया जाएगा। अब देखना यही है कि दिल्ली में कहाँ जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कार्रवाई चलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में दीपक अपने परिवार से कह के निकला था कि सैलरी का जो चेक आया है उसको मैं बैंक में डालने जा रहा हूं, जिसके बाद वह घर ही वापस नहीं लौटा। मृतक दीपक की वाइफ ने अपने भाई को कॉल करके कहा कि उनके पति के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उनके भाई और उनकी भाभी उनको देखने जाते हैं। दीपक के भाई ने बताया कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि दीपक कपड़े की दुकान पर काम किया करता था। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। दीपक शर्मा इनका नाम है और ये चांदनी चौक में कपड़े की दुकान पे काम करते हैं। और ये इसमें DLF है सोनिया, इसमें खजूरी चौक पास अंकुर बिहार, तो उस फ्लैट में रहते हैं वहाँ पर। ये परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 बेटे हैं इनके, एक वाइफ है। चांदनी चौक में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। सर का मेरी सिस्टर लगती है, मेरी बहन हुई हैं। उनका फ़ोन गया 2 बजे रात को कि अभी घर पर नहीं आए। फिर वो लोग, मैं और मेरी वाइफ घूमने के लिए ढूंढने निकले, फिर तो चलो हम घर पर भी आ रहे हैं, देख भी लेते हैं। तो तब जाके हमें पता लगा। हमें बिल्कुल ये डेड अवस्था में दीवार के सहारे लेटे हुए मिले बेड। कहाँ पर? ये खजूरी पुस्ता है। जब हम खजूरी के लिए जाएंगे चौक से 100 किलोमीटर आगे रेडी लगती है, वहाँ पर फलों की रेडी पार करके जूते वाले बैठते हैं, वहाँ कोने पे ये बैठे होंगे। से कह के निकले कि मैं चेक बैंक में डाल के सीधा जॉब के लिए चला जाऊँगा। और जब नहीं पहुँचे घर पे 9:30 बजे घर पहुँच जाते हैं। जब नहीं पहुँचे
तब थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई, तब मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया, तब हम निकले हैं फिर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर लकी नाम का एक लड़का अपने घर से यह कहकर निकला था कि मैं चिली पोटैटो खाने जा रहा हूं, लेकिन उसको क्या पता था कि वह कभी भी घर वापस नहीं लौट पाएगा। परिवार ने बताया कि लकी ने कहा था कि वह 20 मिनट के अंदर अपने घर आ जाएगा, लेकिन परिवार वालों के पास अस्पताल से फोन आता है कि लकी अस्पताल में भर्ती है और उसे 3 चाकू से मारे गए हैं। खबर सुनकर परिवार वाले जीटीबी अस्पताल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि लकी की मौत हो गई है। यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद है। घर में अकेला कमाने वाला शख्स यही था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक 16 साल का लड़का अपने घर से ये कह के निकला था कि कुछ बाहर से खाने जा रहा हूँ। उन्हें क्या पता था कि उसका चाकू से हमला हो जाएगा और उसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी। उनके परिवार वाले मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये कह के निकला था मैं चिल्ली पटाटो खाने जा रहा हूँ, मम्मी 20 रुपए दे दो मुझे। तो मैंने 20 रुपए दे दिए उसको। वो चाबी चला गया। थोड़ी देर बाद पता लगी कि तुम्हारे लड़के के चाकू मार दिए। कितने चाकू मारे हैं और कहाँ चाकू मारे हैं? चाकू यहाँ मारा, 2 चाकू कमर पे मारे मेरे लड़के के, 3 चाकू मारे हैं। कोई ना उधारी का नहीं था, कुछ नहीं था। हम नहीं जानते थे उन लड़कों को कौन थे वो। नहीं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ और ये कह रहे हैं हमसे कागज़ हमारे खो गए, आपके कागज़ खो गए। अब भी हमें 4 घंटे हो गए यहाँ बैठे बैठे। हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है सर। जिसका बेटा जाएगा तो दिक्कत तो होगी। अभी ये नहीं पता उन्होंने डलवाया है जेल में क्या नहीं डलवाया, हमें नहीं मालूम कुछ भी। बस हमें दिखाया गया। हमने जोर जबरदस्ती उनसे करी कि हमें दिखाओ वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों मारा है हमारे बच्चे को। हमने उनसे पूछा जब उन्होंने हमें दिखाया है। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर और यूपी पुलिस पर दोनों पे एक सवाल निशाने हैं कि इस तरीके की वारदात दिल्ली और यूपी में हो क्यों रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में गंदगी का अंबार है। हालांकि यहाँ सफाई तो होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कूड़े का ढेर लग जाता है। बात करें अगर विश्वास नगर की, तो यहाँ की गलियों के साथ साथ मेन रोड पर भी गंदगी जमा रहती है, जिससे यहाँ रहने वाले और यहाँ से गुजरने वाले लोग काफी परेशान रहते हैं। उनका कहना है कि यहाँ बदबू बहुत ज्यादा आती है, साथ ही मच्छर भी पनपते हैं। ऐसे में बीमारियों का खतरा भी बना रहता है और जब बरसात होती है तब यहाँ हालात और ज्यादा बदतर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे संवाददाता मोहित कैंत ने गीता कॉलोनी और कृष्णा नगर का जायजा लिया तो लोगों ने बताया कि उनके इलाके में गंदगी का अंबार है। वहीं स्थानीय निगम पार्षद संदीप कपूर ने बताया कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से काम कम हो रहा है और एमसीडी की स्थिति चरमराई हुई है। मैम बहुत परेशानी हो रही है। हर गली में देख लीजिए आप जाके, हर गली में इसी तरह का हाल है। हर गली में जाकर देख लीजिए आप। मैम ये तो काफ़ी दिन हो गए, बहुत दिन हो गए मैम, काफ़ी दिन हो गए। आप अगली गली में जाके देखिए, उसमें भी ऐसे ही है। पता नहीं मैम ये कौन डाल के जाता है। जो गाड़ी आती है शायद वही डाल के जाती है, ऐसे आसपास के लोग भी डाल के जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते, इतना ज़्यादा मतलब गंदा है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर सफाई भी नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। देखो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, इतने ज़्यादा मच्छर भी निकले और बारिश की वजह से इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। कोई सफाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। और ये तो छोड़ो, ये तो रोड की बात है। जो घर के आगे से गाड़ी निकलती है बिना हॉर्न के निकलती है, आज उसे आवाज़ देते रह गए, उसने घर से भी कूड़ा नहीं डलने दिया, गाड़ी लेके भाग गया। हाँ जी, सफाई रखेंगे, हर चीज़ की सुविधा बताई थी, अब सफाई के नाम पे देख लो क्या हाल है। देखिए चेंजिंग तो कुछ नहीं है। चेंजिंग का मतलब तो ये है कि जैसे बरसात का टाइम भी आ गया और आज तक नालों, बड़े बड़े नालों की सफाइयाँ अभी तक शायद नहीं हुई हैं। और रोज अखबार में और टीवी में देखते हैं कि नालों की सफाई नहीं हो, हर जगह जलमग्न रहता है। दूसरी बात, मैं दिल्ली सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे सफाई कर्मचारी आते हैं। उस टाइम तक क्या होता है कि जो रोड पे गाड़ियां खड़ी होती हैं ऑफिस जाने वालों की, वो गाड़ियां निकल नहीं पाती हैं। इस सफाई अभियान को अगर वो 10 बजे के चालू करें, 10 से 2 जो उनका टाइम है, 8 से 2 का टाइम था, लेकिन क्या कोई 1 घंटे में सफाई करके कर्मचारी निकल जाते हैं। वो 4-5 घंटे खाली बैठ रहते हैं। क्यों ना उसको हम सुबह 10 बजे के बाद सफाई कर्मचारी को लगाया जाए और सफाई को अच्छी व्यवस्था ली जाए, तो मेरे साथ ये ज्यादा बेटर रहेगा। पहले कोई सरकार थी, अब कोई सरकार है, हमें उससे तो मतलब नहीं है, पर काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। गंदगी एज इट इज है। हमने आज तक किसी को सफाई के अभियान को चलाते हुए अभी तक नहीं देखा है। जो पहले चलता था वैसे ही चलता है। हम चाहते हैं अगर सरकार बदली है, एमसीडी में कोई दूसरी पार्टी आई है,
तो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स कराए और दिखाए करके। लगातार आपने देखा होगा गीता कॉलोनी में कोई भी ऐसी सफाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। लेकिन अभी जब बारिश हुई थी, हमारी मेयर मैम और हमारे सीएम साहब बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उस वक्त जब ढलाव में कूड़ा गिर रहा था, गाजीपुर तो बंद कर दिया गया था, यहाँ से ओखला कूड़ा जा रहा था और वहाँ पे पानी की वजह से इतनी स्लिपी हो गई थी वो रोड कि ट्रक हमारे फंस गए थे, जिस वजह से 2-2 दिन तक बैकलॉग हमारे एरिया में रहा था और जिससे जनता को काफ़ी परेशानी हुई थी। लेकिन इससे पहले भी जब 8-8 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता था दिल्ली में, ना तो कभी जलभराव हुआ ना कभी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई। क्योंकि मैं भी एक एमसीडी का एक हिस्सा हूँ, मैं पार्षद हूँ और पूर्व में जिन पार्टी ने मुझे कई जिम्मेवारियों से भी रखा है, जैसे मैं मेयर भी रही हूँ। तो एक मेयर की ड्यूटी होती है, उसके लिए जब वो मेयर बन जाती है तो उसके लिए कांग्रेस और बीजेपी या आपके पार्टी के विधायक पार्षद नहीं रहते, वो सबकी मेयर हैं। तो उन्हें कोई भी डिसीजन लेने हो, कोई भी एमसीडी से रिलेटेड बात करनी हो तो सिर्फ अपने पार्षदों को कॉल करते हैं। जो क्षेत्र के विधायक हैं, जिनको पार्टी ने 2-2 बार यहाँ की जनता ने जिताया है, ना वो आते हैं ना उनकी जनता पब्लिक जब उनके द्वारा बनाए हुए लोग आते हैं, सिर्फ आते हैं जब मेरा सुपर सबका लगा होता है, आते हैं और फोटो खींच के चले जाते हैं। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में कोडली नहर में नहाने गए 14 साल के किशोर की डूबकर मौत हो गई। बोट क्लब की टीम ने शव को निकालकर पुलिस को सौंप दिया। मृतक किशोर की पहचान सुरजीत के तौर पर हुई है। 14 वर्षीय सुरजीत कल्याणपुरी के 19 ब्लॉक का रहने वाला है। दिल्ली बोट क्लब इंचार्ज हरीश कुमार ने बताया कि रविवार शाम तकरीबन 5:30 बजे बोट क्लब की टीम को कोडली नहर में किशोर के डूबने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही बोट क्लब की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। तकरीबन 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद किशोर को बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मौके पर मौजूद पुलिस की टीम ने किशोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के मोर्चरी में भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि किशोर अपने साथियों के साथ कोडली नहर में नहाने के लिए गया था और इसी दौरान वह डूब गया। हालांकि परिजनों का आरोप है कि उसके साथ गए उसके दोस्तों ने ही उसे डुबोया है और पुलिस ने भी समय रहते किशोर को निकालने का प्रयास नहीं किया। आपको बता दें कि कोडली नहर में आए दिन हादसे होते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर में किसी तरीके की पुख्ता घेराबंदी नहीं की गई है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे नहाने के दौरान इस नहर में डूब जाते हैं। मेरे भतीजे को पहला बरस का आगे ले गए, यहाँ से एक सुदामी और एक सुदामी का लड़का, भतीजे भाई उसका, हाँ चाचा का लड़का। तो ये वहाँ पर कहने लगे बरकत को नहला रहे हम, वहाँ उसको लड़के को अंदर धक्का दे के और वहाँ से भग के आ गए। 2 घंटे के बाद में मेरे दामाद पे फोन करा है, क्या लड़का ना वहाँ डूब गया है। लड़का डूब गया तो तुम तो बचा सकते हो। मैं काम पे से आया हूँ 5 बजे, मैं रुकानी घर जैसे मुझे पता चला मैंने नहर में छलांग मार ली। पुलिस वाले वहाँ तमाशा देख रहे, कोई पुलिस वाला नहीं आ रहा। 2 लड़के इतने बड़े घुसे बीच में। बेचारा थाना कौन सा है? अशोकनगर का है, हमारे कल्याणपुरी में ही आता है थाना। कितने साल का बच्चा है? 14 साल का लड़का। क्या नाम है उसका? कमलजीत सिंह है। इन्होंने मेरे भाई को डुबा के पुलिस वाले डंडे लेके हमारे लिए खड़े हो गए, हमें मार रहे, हमारे लड़की बच्चों को मार रहे। कौन मार रहा था? आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।